आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की भी है। बेहद खूबसूरती से सजाई गई नदी में तैरती नावें मुक्त करने वाली छटा पेश कर रही हैं। तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की हैं, जहां इसी तरह की कई और नावों की सजावट की जा रही है तो कई सज धज कर तैयार भी हो चुके हैं। दरअसल ये तैयारी बोचा संवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण यानी BAPS संस्था का 7 दिसंबर को होने वाले प्रमुख वर्णी अमृत महोत्सव की है। BAPS संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज के अध्यक्ष बनने के 75 वर्ष पूरे होने पर इस महोत्सव का आयोजन होने वाला है, इसलिए उसमें 75 सजावटी नावों में प्रमुख स्वामी के जीवन की झलक दिखाने की तैयारी की जा रही है, जो सरदार ब्रिज और एलिस ब्रिज के बीच रखी जाएंगी। रिवर फ्रंट पर आयोजित होने वाले भव्य समारोह में प्रमुख स्वामी महाराज की मानव सेवा को समर्पित असंख्य सफल कल्याणकारी कार्यों को एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। 7 दिसंबर का कार्यक्रम पूरा होने के बाद ये सजावटी नावें 8 और 9 दिसंबर को भी रखी जाएंगी, इसलिए 100 संत और 1000 स्वयंसेवक सजावटी चमक रोशनी वाली 75 तैरती हुई नावें तैयार करने में जुटे हुए हैं। शादी के सीजन में अक्सर जगह जगह आपको वो गाना सुनाई पड़ता होगा जिसकी पंक्तियां हैं, घोड़ी पर होके सवार चला है दूल्हा यार। तो यहाँ भी इसी गीत की तरह का नजारा है, लेकिन यहाँ दूल्हा खास है। यहाँ घोड़ी पर सवार हैं मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय महाराज, जिनकी 5 दिसंबर को जयपुर के एक होटल में शादी होने जा रही है और इसी को लेकर उनके घर से घोड़चढ़ी उनके घर से निकली। बैंड बाजा और हाथी से सजी इस रस्म के दौरान इंद्रेश महाराज घोड़ी पर बैठकर निकले और लोग उनके साथ नाचते गाते चल रहे हैं। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर को जयपुर में हरियाणा की रहने वाली शिप्रा के साथ सुबह 10 बजे 7 फेरे लेंगे। उससे पहले शादी से जुड़ी रस्में उनके वृंदावन के निवास पर निभाई गई। घोड़चढ़ी की इस रस्म का वीडियो वायरल हो रहा है। पानी में एक साथ पक्षियों का ये झुंड आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पानी में मौजूद ये झुंड ऐसा नजारा बनाता है जो बेहद मनोरम होता है। एक साथ चहलकदमी तो एक साथ ही उड़ना। मुग्ध करने वाली ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ के रण की हैं, जहां ठंड की दस्तक के साथ ही साइबेरिया, ईरान और यूरोप से विदेशी पक्षियों का आना शुरू हुआ और देखते देखते यहाँ लाखों प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा हो गया, जो अद्भुत नजारा पेश कर रहे हैं। यहाँ करीब 4 लाख फ्लेमिंगो यानी सुरखाब और कुंज पक्षियों की मौजूदगी दर्ज की गई है। कच्छ के वन विभाग की पहल से यहाँ फ्लेमिंगो की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके चलते इसे एशिया की पहली आर्टिफिशियल फ्लेमिंगो सिटी कहा जा रहा है। कच्छ के कूड़ा में बना दुनिया का अनोखा ब्रीडिंग आइलैंड में वन विभाग ने 1 मीटर ऊंचे और 100 मीटर लंबे कृत्रिम ब्रीडिंग प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जहाँ बारिश के मौसम में भी फ्लेमिंगो सुरक्षित अंडे दे सके। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की गारीधुरा मेन रोड की हैं, जहां एक हाथी सड़क पर पहुंचने से दोनों तरफ से आ रही गाड़ियों के पहिए थम गए। रोड पर कुछ देर रुकने के बाद ये हाथी वहीं चलकदमी करने लगा और फिर रोड के साइड में पहुंचकर वहीं खड़ा हो गया। इसके चलते वहां से गुजरने वालों को कुछ देर तक इंतजार करना पड़ा और बाद में हाथी फिर जंगल की ओर बढ़ गया। इस दौरान वो पेड़ से कुछ खाने की कोशिश करता भी नजर आया। माना जा रहा है कि हाथी भूखा रहा होगा और खाने की तलाश में ये रोहिणी साइड के अपोजिट से गारीधुरा की ओर पहुंच गया होगा। यूपी के बागपत में सड़क पर एक अलग ही तस्वीर दिखाई दी। यहाँ के सोनीपत मेरठ रोड पर एक सांड बेचैनी से इधर उधर घूमता दिखाई पड़ा, जिसके सिर में ड्रम फंसा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि खाने की तलाश में सांड ने ड्रम में सिर डाला होगा, जो उसके सिर में फंसकर रह गया। उसे इस हालत में देखकर पहले तो लोग सहम गए, लेकिन बाद में कुछ युवाओं ने हिम्मत दिखाते हुए उसके सिर से ड्रम निकालने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ युवाओं की कड़ी मशक्कत के बाद उसके सिर से ड्रम को किसी तरह निकाला गया, तब जाकर सबने राहत की सांस ली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर लोग सांड की उस हालत पर तरस खाते नजर आ रहे हैं और उसे उस हालत से राहत दिलाने को लेकर युवाओं की हिम्मत की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि एक शख्स के जाल में कैसे खुद फंस गया स्कैमर। जी हाँ, कहावत है कि कभी कभी शिकारी खुद ही शिकार हो जाता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दिल्ली के एक शख्स ने ChatGPT की मदद से एक स्कैमर को चकमा दे दिया। पहले उसने ChatGPT की मदद से साइबर फ्रॉड कर रहे शख्स की लोकेशन और फोटो निकाली और फिर पैसे मांग रहे साइबर ठग को ही भेज दी। तो ठग के हाथ पांव फूल गए और वो गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगते हुए कहा कि अब ये काम कभी नहीं करूंगा।
क्या आपके दिमाग में ये आइडिया कभी आया कि चैट जीपीटी की मदद से साइबर ठगी का शिकार होने से बचा जा सकता है ना एकदम चौंकाने वाला आइडिया। लेकिन दिल्ली के एक शख्स ने चैट जीपीटी के इस्तेमाल से स्कैमर को ही चकमा दे दिया। उसने चैट जीपीटी की मदद से साइबर फ्रॉड कर रहे शख्स की लोकेशन और फोटो तक निकाल ली और फिर पैसे की डिमांड कर रहे साइबर ठग को ही भेज दी। इसे देखकर साइबर ठग के होश फाख्ता हो गए। बेचारे ठग को तो लेने के देने पड़ गए, जिसके बाद स्कैमर माफी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ठगी का शिकार होने से बचने का यह अनोखा मामला रेडिट पोस्ट में शेयर किया गया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्ट के मुताबिक दिल्ली के शख्स को उसके कॉलेज के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के नाम से ये मैसेज आता है कि मेरा एक दोस्त सीआरपीएफ ऑफिसर है जिसका ट्रांसफर हो रहा है और वो महंगे अप्लायंसेस और फर्नीचर बहुत कम कीमत पर बेच रहा है। स्कैमर के इस फ्रॉड पर उसे तुरंत शक हो गया और उसने तुरंत अपने सीनियर को फोन कर इसे कंफर्म किया और उसे इस फ्रॉड का पता चल गया। लेकिन वो जानबूझकर स्कैमर के जाल में फंसने का नाटक करने लगा ताकि स्कैमर को शक न हो कि उसके फ्रॉड का पर्दाफाश हो चुका है। फिर कुछ समय बाद स्कैमर ने आर्मी प्रोफाइल पिक्चर वाले दूसरे मोबाइल नंबर से उस आदमी से कांटेक्ट किया। स्कैमर ने पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड भेजा, लेकिन दिल्ली का आदमी स्कैन करने में टेक्निकल दिक्कत होने का नाटक करके स्कैमर को टालता रहा। इस बीच उसने चैट जीपीटी की मदद से एक खास तरह का वेब पेज बनाया। ये वेब पेज यूजर की जीपीएस लोकेशन कैप्चर करने और उनके डिवाइस के फ्रंट कैमरे का इस्तेमाल करके तस्वीर लेने के लिए डिजाइन किया गया था। दिल्ली के आदमी ने उस पेज का लिंक साइबर अपराधी को भेजा और कहा कि इसमें क्यूआर कोड अपलोड कर दे ताकि पेमेंट करने में आसानी हो। फिर स्कैमर ने लालच और जल्दबाजी में लिंक पर क्लिक कर दिया, जिसके बाद चैट जीपीटी के बनाए वेब पेज पर स्कैमर की लोकेशन और फोटो आ गई। फिर उस आदमी ने स्कैमर को उसकी लोकेशन और फोटो भेजी तो ठग के हाथ पांव फूल गए और तुरंत मैसेज भेजकर गिड़गिड़ाने लगा। स्कैमर को सबक सिखाने वाले शख्स ने इसके स्क्रीनशॉट शेयर किए, जो थोड़ी देर में वायरल हो गए। ठगी कर रहे युवक ने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी और लिखा, मां कसम अब ये काम नहीं करूंगा। वहीं दिल्ली के युवक ने फोटो भेजते हुए लिखा, तुम्हारे पते पर राजस्थान पुलिस को भेज दिया है, अब आराम से जेल में मजे करना। इन दिनों साइबर ठगों ने चैट जीपीटी को अपना कीवर्ड बना लिया है। वो इस चैटबॉट के नाम पर और उसकी मदद से अलग अलग तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। लेकिन इस बार दिल्ली के शख्स ने शिकारी को ही शिकार बना लिया और उसे कभी न भूलने वाला सबक सिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साइबर फ्रॉड की घटना से जुड़ी जो खबर अभी आपने देखी वो दिल्ली के आईटी प्रोफेशनल हर्षित शर्मा के साथ हुई है और इस वक्त हर्षित खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षित, सबसे पहले तो आपका गुड न्यूज टुडे में स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, क्या हुआ था एग्जैक्टली? एक्चुअली मैं फेसबुक पे था एंड मेरे पास सडनली एक दिन फेसबुक पे एक मैसेज आया, एक मेरे कॉलेज सीनियर थे उनके पास से, एंड उन्होंने बोला कि मेरा एक बैचमेट है, वो सीआरपीएफ में पोस्टेड है एंड उसका ट्रांसफर हो रहा है एंड उसके पास बहुत सारा सामान है जो वो बेचना चाहता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपना नंबर दे दो और आप उनसे ले सकते हो। मुझे सुनने में थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा था बिकॉज जिनका मेरे पास मैसेज आया था मैं उनको ऑलरेडी जानता था। उनके पास तो मेरा ऑलरेडी नंबर है, वो मुझे फेसबुक पे क्यों मैसेज करेंगे? तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उनसे पूछा कि आप ही हो या नहीं, तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसा मेरा तो नंबर है नहीं, दिस इज अ फेक अकाउंट। तो उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि ये डेफिनेटली एक स्कैमर है बिकॉज मैंने ऑलरेडी काफी आर्टिकल्स पढ़ रखे थे जहाँ पे ऐसा होता था। तो पहले मैंने सोचा कि मैंने ब्लॉक कर देता हूँ, बट फिर मुझे लगा कि एक बार मैं देखता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है, थोड़ी क्यूरियोसिटी थी मुझे। देन फाइनली मैंने उनसे बात की, जो फेसबुक अकाउंट पे मेरे पास मैसेज आया था, और उसने मेरा नंबर लिया एंड 1-2 घंटे बाद मेरे पास एक नए व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आया। उस मैसेज पे उसने मेरे से पहले तो बोला, पूरी एक स्टोरी बताई कि मैं सीआरपीएफ में लखनऊ में पोस्टेड हूँ, मेरे पास बहुत सारा लगेज है, फर्नीचर है, टीवी है, जो मैं बहुत सस्ते दाम पे बेच रहा हूँ, अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। एंड वो ऐसा रेट दिया उन्होंने कि आप कोई भी बहुत ज्यादा क्यूरियस होगा कि वो 5,000 रुपए में एक 50 इंच का टीवी देंगे, 10,000 रुपए में सोफा देंगे, तो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव रेट्स रहते हैं उनके। फिर मैंने अगेन क्यूरियोसिटी से उसमें मैंने पूछा, ठीक है मैं दे दूंगा आपको, आप ऐसे आप बताओ क्या। फिर उन्होंने मुझे एक क्यूआर कोड भेजा, उन्होंने कहा आप इस पे पेमेंट कर दीजिए, मैं सामान आपका आज रात में कोरियर करवा दूंगा। तो मुझे ऑब्वियसली पता था कि मैं जैसे ही पेमेंट करूंगा उसके बाद ये नंबर मुझे ब्लॉक कर देगा, बट फिर मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ कि कैसे मैं इस स्कैमर की और इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। एनीवे, जब ये हुआ उसके बाद मैंने चैट जीपीटी से एक वेब पेज बनाया, जिस वेब पेज को क्लिक करने पे
जो भी उस वेब पेज को खोलता है उसकी फोटो तुरंत क्लिक हो जाती है और उसकी जो एग्जैक्ट जियो लोकेशन है, जो कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो भी मेरे पास आ पाते हैं। फिर उसने मेरे को जब क्यूआर कोड भेजा तो मैंने बोला कि ये क्यूआर कोड मेरे में खुल नहीं रहा है, आप इस लिंक पे जाके क्या अपलोड कर सकते हैं क्यूआर कोड। फिर उसने स्कैमर ने वो लिंक खोली, बिकॉज ये स्कैमर बहुत जल्दी में था, इसको लग रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी इससे पैसे ले लूं। तो उसने उस स्कैमर ने उस लिंक को क्लिक किया, लिंक करते ही उसके पास एक ऑप्शन आया कि आप यहाँ पे अपना क्यूआर कोड डाल सकते हैं, और उसने जैसे उस पर क्लिक किया उसकी फोटो और उसके एग्जैक्ट जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मेरे पास आ गए। उसके बाद फाइनली जब ये हुआ, वो फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने उसको उसकी फोटो वापस भेज दी खींच के कि ये आपकी फोटो है और आपके यहाँ जल्द से जल्द पुलिस आ जाएगी। तो पहले तो 2-3 मिनट वो बिल्कुल ही शॉक हो गया कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, एंड कैसे फोटो आ गई इसके पास। फिर बाद में वो बहुत ज्यादा प्लीड करने लगा कि आई एम सॉरी, अब मैं कभी नहीं करूंगा, मेरी माँ मर जाएगी, एंड ये सारी चीजें उसने कहने लगी, जस्ट ताकि मैं उसको और ज्यादा एस्केलेट ना कर पाऊँ। तो कुछ ये हुआ था ओवरऑल प्रोसेस। हर्षित, जैसा कि आपने बताया कि शिकार करने वाला साइबर अपराधी ही जाल में फंस गया और आपसे वो माफी भी मांगने लगा, तो इस कहानी का फिर अंत आखिर कैसे हुआ? बात इसी नोट पे एंड हुई कि अब उसने बोला था कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, आप मेरा नंबर ट्रैक नोट कर लो, अगर कभी भी आपको इस नंबर से मैसेज आएगा तो आप मेरे को बताना, बट प्लीज इसका आगे कुछ मत करना। इसी नोट पे उसने बात की, बट मुझे पता था कि ये स्कैमर है, इसका कोई भरोसा नहीं है, तो मैंने उसको ब्लॉक ही कर दिया था। बट वो एंड पे मेरे ब्लॉक करने के बाद भी उसके अलग अलग नंबर से मेरे पास फोन आने लगे कि प्लीज उसका कुछ मत करिएगा, प्लीज इसकी कंप्लेन मत करिएगा, यही आते रहे। बट एट द एंड ऑफ द डे वो 1-1.5 घंटे बाद उसने खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप कर दिया। हर्षित, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, जो घटना आपके साथ हुई है, आपने उसे बड़ी ही चालाकी से, इंटेलिजेंटली आपने हैंडल किया और स्कैमर इनफैक्ट खुद गिड़गिड़ाने लगा। जरा ये बताइए कि चैट जीपीटी की मदद आपने आखिर ली कैसे, क्या, और लोग जो बाकी हैं इसकी मदद से स्कैमर्स का शिकार होने से बच सकते हैं? अगर बच सकते हैं तो कैसे? एक्चुअली मैं आईटी में हूँ, मेरा काम, मैं एक एआई प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि एआई काम कैसे करता है, कैसे आप चैट जीपीटी को एक सही इनपुट दोगे तो आपको सही आउटपुट देगा। तो मुझे थोड़ा बहुत इसका आइडिया था। बाकी अगर आप आज भी चैट जीपीटी पे जाके एक सीधा प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि मेरे को एक ऐसा पेज बना के भेजो जिससे फोटो खींच के आ जाए, तो वैसा नहीं हो पाएगा। चैट जीपीटी मना कर देगा कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। मगर आप एक फ्लो में जाएंगे, अगर आप चैट जीपीटी से बोलेंगे कि एक ऐसा पेज बनाओ जहाँ पे एक जो भी खोले उस पेज को, उसकी एक सेशन आईडी बने, उसका एक कोऑर्डिनेट एक जगह लॉग हो, तो चैट जीपीटी बना देगा। तो थोड़े से गार्ड रेल्स होते हैं जो एआई सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, हर किसी एआई सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप अच्छे से प्रॉम्प्टिंग करेंगे तो आप उनसे एक वर्क अराउंड ढूंढ सकते हैं। बहुत धन्यवाद हर्षित, आपका हमसे बात करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर भोपाल से। भोपाल की झीलों में भी ले सकेंगे अब शिकारे का आनंद लोग। सीधे आपको लिए चलते हैं हम न्यूज एक्सप्रेस पेपर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका गले लगाकर स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता एक ही कार में बैठकर पीएम हाउस पहुंचे। पुतिन भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर भारत आए हैं। रूसी राष्ट्रपति यहां 23वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। रक्षा, ऊर्जा और व्यापार के बाद अब आर्कटिक क्षेत्र में भी भारत और रूस मिलकर आगे बढ़ेंगे। रूस ने भारत के साथ आर्कटिक क्लास जहाजों का संयुक्त उत्पादन करने का प्रस्ताव दिया है। ये जहाज 2 से 3 मीटर मोटी बर्फ तोड़कर साल भर उत्तरी समुद्री मार्ग पर चल सकेंगे। इससे यूरोप के साथ व्यापार में न सिर्फ पैसे और समय की बचत होगी, बल्कि नई तकनीक भी मिलेगी। आर्कटिक मार्ग यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता है, जो सुएज नहर के मुकाबले 40% समय बचाता है। दोनों देशों के बीच ये नया रणनीतिक कदम माना जा रहा है। आज नौसेना दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना ने एक वीडियो जारी कर देशवासियों को नेवी डे की शुभकामनाएं दी हैं। इस वीडियो में नौसेना के विकास की कहानी के साथ साथ उसकी उपलब्धियों और अब तक के बड़े नेवी ऑपरेशंस की भी झलकियां दिखाई गई हैं। नौसेना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना दिवस की बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हमारी नौसेना असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का दूसरा नाम है।
मधुमक्खी पालन और फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने के मकसद से जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को एपीकल्चर और फ्लोरिकल्चर के लिए उन्नत किस्मों और तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही व्यावसायिक फूलों और सजावटी पौधों की खेती की भी ट्रेनिंग दी गई। इस वर्कशॉप में करीब 120 छात्र और किसान शामिल हुए। इस वर्कशॉप को CSIR IIM की ओर से आयोजित किया गया था। इस मौके पर CSIR ने पुलवामा और अन्य जिलों के किसानों को 430 मधुमक्खी पालन यूनिट्स भी बांटे। भोपाल आने वाले टूरिस्ट अब कश्मीर की डल झील जैसा आनंद उठा पाएंगे, क्योंकि अब भोपाल की बड़ी झील में भी कश्मीर की तर्ज पर शिकारा सेवा का शुभारंभ हो गया है। CM मोहन यादव ने आज इसका लोकार्पण किया। इसके तहत 20 शिकारे बड़े तालाब में उतारे गए। इस मौके पर CM ने भी शिकारे की सवारी का आनंद लिया। और अब बात करते हैं कि अकोला पुलिस ने एक लापता बच्चे को उसके माता पिता से कैसे मिलवाया। महाराष्ट्र के अकोला जिले में घर से लापता हुए बच्चे को पुलिस ने 21 दिन की खोजबीन के बाद खोज निकाला। ये मामला न सिर्फ पुलिस की मेहनत का उदाहरण है, बल्कि इस बात का भी संकेत है कि समय रहते सही दिशा में की गई जांच किस तरह नतीजे दे सकती है। कुछ कहना चाहती है तो उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है। ये खुशी सिर्फ एक माँ ही जानती है, जिसे शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। खुशी हुई सर, मुझे बहुत खुश हुई। मैं आपको नहीं बता सकती, इतनी खुश हूँ मैं कि मेरा बच्चा आज मेरे पास में है। वो 21 दिन कैसे रहे एक माँ के लिए बिछड़े? वो एक माँ ही जानती कि 21 दिन कैसे रही है। पल पल मरने के अलावा कुछ नहीं था हमारे पास में। बस कहाँ है, कैसा है, कहाँ क्या कर रहा हूँ, किसके साथ है, बस यही। कोई गलत इंसान तो नहीं लेके गया, यही सब चल रहा था मन में। माँ और बेटी की इस खुशी को देखकर मौके पर मौजूद पुलिस वाले भी भावुक हो गए। पुलिस के लिए एक बच्चे को उसके परिवार से मिलाना आसान नहीं था। पिता की डांट के बाद ये 9वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा नाराज होकर घर से दूर चला गया था। इसके बाद तो मानो पिता संतोष और माँ उषा की जिंदगी में तूफान आ गया। 21 दिन पहले अकोला के खदान पुलिस स्टेशन से एक नाबालिग बच्चा घर से पापा के डांटने पर निकल जाता है। कोई सुराग नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन अकोला पुलिस का वो काम 21 दिन के बाद रंग लाया और एक माँ के दिल का जो भरोसा था वो अब पुलिस ने शायद जीत लिया। बेटी के घर से जाने के बाद माता पिता ने उसे खोजने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मिला तो पुलिस को खबर दी गई। फिर पुलिस एक्शन में आई और आखिरकार बच्चे को खोज निकाला। 11 नवंबर की ये घटना है। तब वो लड़का घर से निकल गया था। 14 वर्ष का लड़का है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और अच्छे स्कूल में पढ़ता है। पापा ने सिर्फ थोड़ा सा डांटा था, उसको गलत कोई हैबिट्स लग गई थी, उसको निकल गया। और तभी उसी दिन केस की मुझे मालूमात हो गई थी। टीम्स लगाई थी और बहुत CCTV फुटेज हमने उस दिन से देखने शुरू किए थे, बट कोई सुराग तब नहीं मिला था। बच्चे की तलाश की निगरानी की कमान खुद पुलिस अधीक्षक और 4 वरिष्ठ अधिकारियों ने संभाली। बच्चे को खोजने के लिए 25 पुलिसकर्मियों को लगाया गया। पुलिस की टीम ने 8 जिलों में 1500 किलोमीटर के इलाके में बच्चे को तलाशा और तलाश के दौरान पुलिस ने 400 से ज्यादा CCTV खंगाले और 300 लोगों से पूछताछ की। रेलवे स्टेशन के भी CCTV देखे गए और जरूरत पड़ने पर 3 अलग अलग टीमों को बच्चे की तलाश में लगाया। 17 दिन बाद, काफ़ी दिन हो गए थे, इलेक्शन में भी हमसे बिजी थे और वो केस का हम फॉलोअप ले भी रहे थे। 17 दिन बाद उसके माता पिता खुद मुझसे मिलने आए थे। कम से कम 1.5-2 घंटा मैंने उनके साथ बिताया। उनसे और पूछताछ करी कि कहाँ कहाँ जा सकता है, ये कर सकता है। और हमने और लोग बढ़ाए, क्योंकि इलेक्शन में हमारा भी बंदोबस्त आउटस्ट्रेच रहता है, आपको मालूम है, लोकल बॉडी इलेक्शन है। तो 25 लोग हमने सिर्फ इस काम के लिए लगाए। तो हमारी टीम ने फिर और CCTV फुटेज फिर से स्कैनिंग करना शुरू करी। फादर की मदद ली, फादर ने बहुत कोऑपरेशन दिया इसमें। रेलवे स्टेशन का एक फुटेज मिला, फिर वो मुंबई एक टीम रवाना हुई, फिर एक फाइनली मिला कि कोल्हापुर जगह है, तो कोल्हापुर एक टीम रवाना हुई। और कोल्हापुर की जो ट्रेन है वो जहाँ जहाँ रुकती है वहाँ हमारी टीम उतरी है। हर एक एग्जिट उनने सर्च किया है। ये सब लोग जो आपके सामने आप देख सकते हैं, ये सब वो टीम के मेंबर्स हैं। इनने हर एक एग्जिट सर्च किया। 1500 किलोमीटर का ऐसा प्रवास उनका था। 7 जिलों में गए और फाइनली पंढरपुर में वो लड़का एग्जिट हुआ, ऐसा मालूम पड़ा। पंढरपुर के हर मंदिर में टीम गई, पंढरपुर के हर वो ठिकान पे जहाँ पे फ्री में खाना मिलता है वहाँ पे टीम गई। उसका फ़ोटो हर जगह चिपकाया, लोगों को बताया, वहाँ की पुलिस की मदद ली और ऐसे करके 2 दिन के अंदर वहाँ पे कल रात को हमको ऋषिकेश वहाँ पे मिला और आज उसको माता पिता के शरण में दिया है। एक पिता की डांट से शुरू हुई ये कहानी बच्चे के घर से चले जाने और अकोला पुलिस की खोज निकालने पर हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हुई।
परिवार वालों ने अपनी इस खुशी को मिठाई खिलाकर साझा किया। ये बच्चा 21 दिन बाद अपने माता पिता के पास आकर बेहद खुश है, लेकिन इस पूरे मामले को जिस शिद्दत और लगन से अकोला पुलिस ने सुलझाया, उसने लोगों का दिल जीत लिया। यही पुलिस ने वो काम कर दिया कि 21 दिन बाद एक माँ को बिछड़े बच्चे से मिला दिया, और माँ के और उसके पिता के नहीं तो पूरे ये दल के आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। ऐसे में पुलिस का एक काम अब अकोला नहीं तो इस पूरे डिटेक्शन की चर्चाएं महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे, अकोला। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 159 अंकों उछलकर 85,265 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 48 अंकों पर चढ़ा। ये बढ़कर 26,034 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। गुरुवार को सोना 600 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,31,600 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 900 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 1,80,000 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। गुरुवार को रुपया 19 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 89 रुपए 96 पैसे हो गई। न्यूज पथ के सफर में अब रुक करते हैं सोशल अड्डा का, जहां आज बात होगी सोशल मीडिया बैन की। बच्चों को सोशल मीडिया से जुड़े ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 10 दिसंबर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 साल की उम्र सीमा का नियम लागू हो जाएगा। इस नियम के तहत 16 साल से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना अकाउंट नहीं बना सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब और स्विच सहित कुल 10 प्लेटफॉर्म्स को नए नियमों के दायरे में रखा है। 10 दिसंबर से अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट नहीं हटाते हैं तो उन्हें 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 300 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में 3 अकाउंट्स पर निगरानी रखने के लिए ई सेफ्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। ई सेफ्टी कमिश्नर 11 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में इन सभी प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजकर पूछेंगे कि उन्होंने कितने नाबालिग अकाउंट्स हटाए हैं। ऑस्ट्रेलियाई कानून के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये जानकारी लगातार 6 महीनों तक हर महीने देनी होगी। सोशल मीडिया बैन के बाद गूगल ने घोषणा की है कि 10 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के बच्चे ऑस्ट्रेलिया में यूट्यूब अकाउंट में लॉग इन नहीं कर सकेंगे। ऐसे यूजर्स को अपने आप अकाउंट से साइन आउट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही वे प्लेलिस्ट, सेव्ड वीडियोस जैसी सुविधाएं भी खो देंगे। वहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने भी कहा है कि संदिग्ध नाबालिग अकाउंट्स को हटाना शुरू कर दिया गया है। मेटा कंपनी ने लगभग 5 लाख टीन अकाउंट्स की पहचान की है, जिन्हें 10 दिसंबर तक लॉक कर दिया जाएगा। कंपनी की तरफ से प्रभावित यूजर्स को कहा गया है कि वे अपने पोस्ट और मैसेज सुरक्षित कर लें, क्योंकि 16 वर्ष पूरे होने पर वे उम्र का प्रमाण देकर अपना अकाउंट दोबारा एक्टिव कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरह मलेशिया ने भी अगले साल 2026 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर बैन लगाए जाने की घोषणा कर दी है। वहीं बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए यूरोपीय आयोग, फ्रांस, डेनमार्क, ग्रीस, रोमानिया और न्यूजीलैंड भी इसी तरह के नियमों पर विचार कर रहे हैं। जाहिर है ऑस्ट्रेलिया का ये कदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए विश्व स्तर पर नए स्टैंडर्ड्स तय कर सकता है। बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन को लेकर भारतीय क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने मुंबई में लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सही भी है और कुछ हद तक जैसे थोड़ा हम सोचा है कि तो मतलब बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं, वो उसके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर एक एंगल से देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि जब भी हम इंस्टाग्राम खोलते हैं तो ये नहीं कि आपको हर चीज़ अच्छी ही मिलेगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी परोसी जाती हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए सेंसर तो होना चाहिए। एटलीस्ट अगर उस गवर्नमेंट ने किया है तो हमारी गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये अच्छा स्टेप है और मैं तो उसको अपने पर्सनली अपने लेवल पे तो उसको वेलकम करूँगा। इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। इंडिया में ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल में लोग आजकल इतना आगे, इंडिया के लोग जगह 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 सब इन्फ्लुएंसर बने, घर घर इन्फ्लुएंसर बने, पढ़ाई लिखाई छोटे छोटे बच्चे सब छोड़ के इन्फ्लुएंसर बने। तो जरूर इंडिया में लाना चाहिए ऐसे कानून। ये बहुत अच्छा किया। एक्चुअली मैं बताऊं कि हम जब
हम जब 14 साल की एज में थे तो हम खूब क्रिकेट, गिल्ली बल्ला, कबड्डी सारे खेल खेलते थे। लेकिन आज का बच्चा जो है वो खेल जानता ही नहीं है क्या है, वो मोबाइल में ही लगा पड़ा है। तो उसके अंदर ब्लड का दौरान सर्कुलेशन कैसे होगा? आज के बच्चों में दम नहीं है। हम आज भी मुक्का मारेंगे कम से कम 10 आदमी गिराएगा एक में। तो वो जो ताकत है आज के युवा जनरेशन में नहीं है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है कि 14 साल के बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। 2 घंटे के लिए दे दो, फिर वापस ले लो। वो जो आजकल एकदम पूरे तरीके से बच्चे उसी में लगे हुए हैं 24 आवर्स, तो वो बहुत ही एडिक्शन है और वो एक तरीके से देखा जाए तो ये बीमारी है। मुझे लगता है कि ये जो होना चाहिए, अभी जो आपने बोला ऑस्ट्रेलिया में बंद हो रहा है, ऐसा ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज उसके वजह से अभी क्या हो रहा है, इंडिया में लोग खेल कूद बंद किया। खेल कूद बंद करने के कारण में लोगों में बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। So all that thing is happening because खेल कूद नहीं हो रहा है, and on social media you can see lot of negatives, positives, good things and bad things both. So मुझे तो लगता है कि social media बंद होना चाहिए under the age of the 16. तो अगर वो बंद होगा तो लोग अपने करियर में भी फोकस कर पाएंगे और जिंदगी में सफलता पाएंगे जी बिल्कुल। मेरा भी एक कज़न है 14 साल का और मैं हमेशा रोकती हूँ उसे कुछ भी कंटेंट देखने के लिए, क्योंकि कोई कंटेंट पे हमारा रोक नहीं है। किस टाइप का कंटेंट वो देख रहा है, क्या सीख रहा है। और जैसे जैसे मैंने उसे बड़ा होते देखा है, उस कंटेंट की वजह से मैंने देखा है कैसे कैसे उसकी सोच बदली है, जो हमारी नहीं हुआ करती थी एक टाइम पे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत टॉक्सिक है और ये आना ही नहीं चाहिए था कभी। बट अगर ये हटाने की बात चल रही है तो बहुत अच्छी चल रही है और होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो भी लाइफ के अंदर चीज़ें होती है वो एक पर्पस से ही होती हैं। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन है बहुत बड़ा, पर जो इस लूप को तोड़ के जो बाहर निकल जाएगा वो फिर इससे ऊपर उठ के कहीं ना कहीं निकल जाएगा। तो ये वो भी चीज़ सिखाती है, पर इस चीज़ का बंद होना इसलिए ज़रूरी है अब कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया और नेटवर्क और फ़ोन कहीं ना कहीं हम इंसानियत को एक दूसरे से दूर कर रहा है और सिर्फ जंग छिड़वा रहा है, एक दूसरे को ही बांट रहा है, डिवाइड एंड रूल कर रहा है। हमें इंसानों को ज़रूरत नहीं है किसी नेटवर्क की, फ़ोन की, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। हम सब एक बेसिक लेवल पे कनेक्टेड है, उस इंसानियत के लेवल पे कनेक्टेड है। हमें हमारा खुदा खुद बताएगा आपको किसी को फ़ोन पे गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका दिल, क्योंकि हमेशा सब सच जानता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो मेरे हिसाब से सही है ये डिसीजन सर जो हो रहा है। IPL इस साल भारत में सबसे ज्यादा सर्च किया गया। गूगल ने जारी की लिस्ट। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। हर साल की तरह इस बार भी गूगल ने भारत के लिए अपना ईयर इन सर्च जारी कर दिया है। मतलब इस साल लोगों ने गूगल पर सबसे ज्यादा क्या खोजा है उसकी लिस्ट आ गई है। गूगल के मुताबिक IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग भारत में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टर्म रहा, जबकि दूसरे नंबर पर गूगल जेमिनी रहा। उसके बाद एशिया कप तीसरे, ICC चैंपियंस ट्रॉफी चौथे नंबर पर और प्रो कबड्डी लीग 5वें नंबर पर रहा। और महाकुंभ को भी लोगों ने इस साल खूब सर्च किया, ये गूगल सर्च में 6ठे नंबर पर रहा। टेक कंपनी रेडमी ने भारत में नया बजट स्मार्टफोन रेडमी 15C लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने अपने इस 5G फोन को AI फीचर्स के साथ लॉन्च किया है। इसमें 6000 mAh की पावरफुल बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। कंपनी ने इसे 3 वेरिएंट में पेश किया है। इसकी कीमत करीब 12,500 रुपए रखी गई है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा की जिसने विषम परिस्थितियों में भी कामयाबी को अपना साथी बना लिया। हाथ खोकर भी इस युवक ने दिखा दिया कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। इस पैरा एथलीट के संघर्ष और कामयाबी की कहानी उन युवाओं के लिए एक मिसाल है जो हालात के से हार मान लेते हैं। हौसले अगर बुलंद हो तो इंसान अपनी कमजोरी को भी मजबूती बनाकर कामयाबी हासिल कर सकता है। ऐसा ही कर दिखाया है राजस्थान के रहने वाले सुनील साहू ने। हाथ इनका कमजोर पक्ष बन गया तो इन्होंने पैरों को अपनी ताकत बनाने की ठानी और फिर पैरा एथलीट बनकर परचम लहरा दिया। सुनील ने जमकर पसीना बहाया और ट्रैक पर दौड़ लगाने लगे और फिर शुरू हो गया गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल बरसने का सिलसिला। न सिर्फ दौड़ बल्कि लॉन्ग जंप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पदक अपने नाम कर चुके हैं, जिसको लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान के सवालों में भी इनका नाम शामिल है।
पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप की बात करें और इस चैंपियनशिप में राजस्थान के सुनील कुमार साहू ने किस खेल के अंदर, सुनील कुमार साहू की बात करें, उन्होंने किस खेल के अंदर आपके यहाँ पर मेडल जीता है, तो सुनील कुमार साहू की बात करें, उन्होंने जीता ये मेडल आपका लॉन्ग जंप के अंदर। किसमें? सुनील का जीवन संघर्षों में बीता है। इनके पिता अलवर जिले के मालाखेड़ा में आइसक्रीम की फैक्ट्री चलाते थे, लेकिन 2012 में फैक्ट्री में रिसीवर ब्लास्ट होने से सुनील के दोनों हाथ टूट गए। इस हादसे के सदमे से परिवार उबर भी नहीं पाया था कि पिता और बड़ी बहन की मौत हो गई। फैक्ट्री बंद हुई तो सुनील के इलाज से लेकर घर की पूरी जिम्मेदारी मां के कंधों पर आ गई। इन सब के बावजूद सुनील ने हिम्मत नहीं हारी। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया के संघर्ष से प्रेरणा लेकर ये आगे बढ़ने लगे और कोटा पहुंचकर पैरा एथलीट बन गए। मैंने देवेंद्र झांझड़िया सर की स्टोरी देखी। वो पहले नॉर्मल थे, एक्सीडेंट हुआ, उनका हाथ कटा, उसके बाद उन्होंने काफ़ी मेडल जीते, देश का नाम रोशन किया। मैं भी उनसे इंस्पायर होकर खेल जगत में आया। पहला मेडल 2017-18 में मैंने गोल्ड मेडल डिस्ट्रिक्ट में जीता। वहाँ से ऐसे लगो जैसे मैंने इंटरनेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीता हो। वहाँ से एक चीज़ कन्फर्म हो चुकी थी कि मैं कमज़ोर तो नहीं हूँ और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने टारगेट अगले साल को रखा। मैं कोटा आया, यहाँ पर STC के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पर श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जो मेरे कोच है अजीत सिंह राठौड़ सर के पास पहले की थी, उसके बाद मैं यहाँ तरुण सर के अंडर मैंने ट्रेनिंग की, तो निःशुल्क मेरे को ट्रेनिंग कराई। 2018 में जिला स्तर पर मेडल जीतने की जो शुरुआत हुई तो उसके बाद सुनील ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। बीच में मेडल जीतना भले संभव नहीं हो पाया, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद इन्होंने अपना सफर जारी रखा और फिर देखते ही देखते 11 गोल्ड समेत कुल 18 मेडल अपने नाम कर लिए। मेरी मम्मी बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोछा मेहनत मजदूरी करने लगी, सिर्फ अपने मेरा भरण पोषण के लिए, मैं छोटा भाई के लिए। मेरा सपना था कि एक बार आउट ऑफ 10 पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट जॉब की एक बार मेरे को मिल जाए, वहाँ से मम्मी को मैं हमेशा खुश रख सकूँ। इंजरी के कारण मैं गेम नहीं खेल पाया, लेकिन उसके बाद भी गिव अप नहीं किया। मम्मी ने बोला आज नहीं जीतोगे जरूर, मैंने अगले साल का फिर टारगेट रखा। 2022 से लेके अब तक मैंने 18 मेडल जीते, जिसमें 11 गोल्ड मेडल शामिल है। सुनील ने मुश्किल हालात में जिस तरह की उपलब्धियां हासिल की, इसके लिए इन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें मेजर ध्यानचंद समर्पण, भारत गौरव, स्वर्ण भारत जैसे अवार्ड शामिल हैं। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक पदक जीत चुके सुनील अब देश के लिए पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने का इरादा रखते हैं। इंटरनेशनल गेम में जो मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा सपना था कि इंडिया के लिए खेलना और इंडिया का नाम रोशन करना। आखिरकार मैंने किया और वहां गया और पहले ही इंटरनेशनल गेम में लॉन्ग जंप में मैंने सिल्वर मेडल जीता। अगला रास्ता सर मेरा बचपन से एक ही सपना है सर कि पैरा ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल लाकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाना। सर ये मेरा बचपन से सपना है। सुनील का संघर्ष और कामयाबी उन लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा है जो किसी चीज का रोना रोकर हालात के आगे हथियार डाल देते हैं। सुनील के मुताबिक अब इन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है। अभी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेरे ऊपर बन रही है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म का रहेगा सर, जो आज के टाइम में क्या है सर, लोग गिव अप करते हैं, हार मानते हैं। मैंने सर भाई पापा बहन को खोया, 5 साल तक मेडल नहीं, लेकिन उसके बाद भी एक डेडिकेशन, पेशेंस, मैंने सब्र रखा, त्याग, सैक्रिफाइस बहुत सारे किए। एक ही था कि इंडिया के लिए खेलना और मेडल जीतना, जो मैंने किया। तो लोगों के लिए एक मोटिवेशन रहेगा कि जब इसके दोनों हाथ नहीं है, मेरे ना परिवार की स्थिति, मम्मी झाड़ू पोंछा का काम कर रही है, सुनील कुमार साहू कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने भी टारगेट यही रखा और लगातार वहाँ से अच्छा किया। तो मूवी का मेन जो रहेगा वो यही है कि सर कि लोग इंस्पायर हो, मोटिवेट हो और अपनी कमजोरी को मजबूत पक्ष बनाएं। सुनील के संघर्ष की कहानी वाकई एक मिसाल है कि हालात भले ही कैसे भी हों, लेकिन किसी चीज को लेकर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो फिर हर बाधा को पार करना मुमकिन है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रोमांचक और निर्णायक मैच का फैंस को है इंतजार। खेल जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज 2 मैच के बाद बेहद रोमांचक हो गई है। 3 मैचों के सीरीज में दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं, जिसके बाद अब फैंस की नजरें सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले पर टिकी है। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में होगा। जाहिर है इस मैच में दोनों टीमें सीरीज जीतने के मकसद से उतरेगी और इसके लिए पूरा जोर लगाएगी। टीम इंडिया का हिस्सा रह चुके तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने बुधवार को सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अपने पोस्ट में मोहित ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का जिक्र किया। साथ ही लिखा कि हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने से लेकर इंडिया की जर्सी पहनने और IPL खेलने तक ये सफर मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं रहा। 37 साल के मोहित ने आखिरी बार IPL 2025 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला था। मोहित ने 2013 और 2015 के बीच भारत के लिए 26 ODI और 8 T20 मैच खेले हैं।
मुंबई की आराध्या पांडे ने 21वीं WKI इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। गुजरात के वडोदरा स्थित समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस 3 दिवसीय चैंपियनशिप में भारत की उभरती खिलाड़ी 10 साल की आराध्या ने भारत की ओर से शानदार प्रदर्शन किया। इस चैंपियनशिप में कई देशों के खिलाड़ी 2 प्रमुख श्रेणियों काता और कुमिते में अपनी कला का प्रदर्शन करने उतरे थे, जिसमें कुमिते मुकाबले में आराध्या ने नेपाल के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि काता में श्रीलंका के खिलाड़ी को मात देते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।